आप मैदान में हैं, पैर जमाया, मुड़े और तभी महसूस किया कि घुटने में एक पॉप हुआ। घुटना 1 घंटे में सूज जाता है और आप सोचते हैं ये बस मोच है, हफ्ते भर के आराम से ठीक हो जाएगा। मुझे यही आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वो पॉप मोच नहीं है, वो सूजन भी मोच की वजह से नहीं है और वो 1 हफ्ते का आराम हो सकता है आपके घुटने को भारी नुकसान पहुंचा दे और आपको पता भी नहीं चले कि असल में हुआ क्या है। असल में उस पल में क्या हो रहा होता है, वो पॉप घुटने के अंदर से आने वाली वो खास गहरी मैकेनिकल आवाज ऑर्थोपेडिक मेडिसिन में सबसे महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक संकेतों में से एक है। अधिकतर मामलों में ये संकेत देता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एसीएल फट गया है और इसके बाद जो सूजन आती है वो 60 से 90 मिनट के अंदर होती है, अगली सुबह नहीं। लेकिन 1 घंटे के भीतर ही घुटने के अंदर फटे हुए ऊतकों से खून भरने लगता है। ये आपका घुटना आपको बता रहा है कि उसमें कोई संरचनात्मक खराबी आ गई है। जो आदमी 1 हफ्ते आराम करता है और फिर खेल में लौटने की कोशिश करता है, वो मोच का इलाज नहीं कर रहा होता, वो एक अस्थिर घुटने पर चल रहा होता है जिसमें ऐसी चोट है जो खुद ब खुद ठीक नहीं होगी। और कई मामलों में वो चोट पहले से ही जोड़ के अंदर दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रही होती है जब तक वो इंतजार करता है। एसीएल और मेनिस्कस क्या है? घुटना एक हिंज जोड़ है, लेकिन साधारण दरवाजे के हिंज की तरह नहीं, इसमें घुमाव भी होता है और जब आप मरोड़ते या घूमते हैं तो उसकी स्थिरता 4 लिगामेंट्स द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एसीएल है। ये घुटने के बीचों बीच तिरछा चलता है और जांघ की हड्डी को पिंडली की हड्डी से जोड़ता है। इसका मुख्य काम पिंडली की हड्डी को आगे फिसलने और जांघ के नीचे से बेकाबू होकर घूमने से रोकना है। जब आप अपना पैर टिकाते हैं और अचानक दिशा बदलते हैं, गति बढ़ाते हैं या टक्कर लेते हैं, तो एसीएल ही वो संरचना है जो ये काम करती है। इसे हटा दें या फाड़ दें और घुटना सीधी रेखा में वजन सह सकता है, लेकिन जैसे ही आपको अचानक मरोड़ना या घूमना पड़े, वो समायोजित नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मेनिस्कस की। हर घुटने में 2 मेनिस्कस होते हैं, एक मीडियल यानी अंदर की तरफ और दूसरा लैटरल यानी बाहर की तरफ। इन्हें 2 सी आकार के पैड के रूप में सोचें जो मजबूत विशेष कुशनिंग ऊतक से बने होते हैं और दोनों हड्डियों के बीच में बैठे होते हैं। ये जोड़ पर भार को वितरित करते हैं, झटके को कम करते हैं, सतहों को चिकना रखते हैं और घुटने को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आप मरोड़ते या घूमते हैं और महत्वपूर्ण मेनिस्कल ऊतक खो देते हैं तो हड्डियां हर कदम पर आपस में रगड़ने लगती हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का सीधा संकेत है। ये दोनों संरचनाएं, एसीएल और मेनिस्कस, घुटने में सबसे आम रूप से चोटिल होने वाली संरचनाएं हैं और लगभग 50 से 70% गंभीर घुटने की चोटों में ये दोनों एक साथ चोटिल होती हैं। जब इनमें से एक को चोट लगती है तो सर्जन लगभग हमेशा दूसरे की भी जांच करता है। चोट लगने का तरीका और निदान। एसीएल लगभग हमेशा बिना किसी टक्कर के फटती है। ये बात पुरुषों को हैरान कर देती है जो मानते हैं कि किसी बड़े लिगामेंट की चोट के लिए टक्कर या टैकल जरूरी है। होता यह है कि पैर मजबूती से जमीन पर टिका होता है जबकि शरीर उसके ऊपर से मुड़ता है। क्रिकेट में ये फील्डर का बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाना और मुड़ना होता है या फिर तेज गेंदबाज की डिलीवरी स्ट्राइड होती है। फुटबॉल और कबड्डी में ये अचानक दिशा बदलना या तेज मोड़ लेना होता है। जिम में ये भारी वजन के साथ गहरी स्क्वाट के दौरान होता है जब घटना एक पल के लिए अंदर की ओर झुक जाता है। इन सभी स्थितियों में एस बड़ी एल पर अचानक अत्यधिक मरोड़ का दबाव पड़ता है और वो फेल हो जाता है। मेनिस्कस 2 अलग अलग तरीकों से फटता है। युवाओं में ये आमतौर पर एस बड़ी एल के साथ ही फटता है। वही मरोड़ वाली ताकत मजबूत कुशनिंग ऊतक को लंबाई में फाड़ देती है। सबसे गंभीर प्रकार है बकेट हैंडल टियर, जिसमें मेनिस्कस का अंदरूनी हिस्सा बाल्टी के हैंडल की तरह मुड़ जाता है जिससे घुटना पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता। सर्जिकल इमरजेंसी है। 35 से ऊपर के पुरुषों में मेनिस्कस अलग कारणों से फट सकता है, धीरे धीरे घिसने से, सिर्फ एक साधारण स्क्वाट, नीचे बैठना, एक मरोड़ या कार से बाहर निकलना और मेनिस्कस फट जाता है। कोई आवाज या नाटकीय घटना नहीं, बस उस हरकत के बाद दर्द शुरू हो जाता है। अब इन चोटों की अनदेखी क्यों होती है? क्योंकि एसीएल और मेनिस्कस एक्सरे पर सामान्य दिखते हैं। एक्सरे सिर्फ हड्डियां दिखाते हैं, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू की चोटों के लिए एमआरआई स्कैन चाहिए। जो व्यक्ति सामान्य क्लिनिक में एक्सरे कराकर हड्डी ठीक है सुनकर सूजन की दवा लेकर घर लौटता है, असल में उसकी चोट का सही पता ही नहीं चल पाया है। घुटने की किसी भी गंभीर और ताज़ा चोट के लिए एमआरआई करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एसीएल चोट से जुड़े कुछ मिथक दिए गए हैं। अगर मैं काफी समय तक आराम करूँ तो एसीएल अपने आप ठीक हो जाएगा। एसीएल अपने आप ठीक नहीं होता, ये कोई सतर्क या रूढ़िवादी अनुमान नहीं है। ये एक जैविक तथ्य क्या है? एसीएल घुटने के अंदर साइनोवियल द्रव से भरे वातावरण में है। ये द्रव थक्का बनने और उपचार को रोकता है, जो अन्य ऊतकों के लिए जरूरी है। एसीएल फटने पर इसके सिरे सिकुड़ जाते हैं। ऊतक पुनर्विकास हेतु कोई आधार नहीं बचता। कितना भी आराम करने कोई भी फिजियोथेरेपी प्रोग्राम या कोई भी सप्लीमेंट फटे हुए एसीएल को फिर से नहीं बना सकता। आराम और पुनर्वास क्या कर सकते हैं? कुछ बुजुर्ग और कम सक्रिय पुरुषों के लिए, जिन्हें दैनिक जीवन में ज्यादा घुमाव की जरूरत नहीं, पर्याप्त मसल कंपेंसेशन से रोजमर्रा के काम संभाले जा सकते हैं।
लेकिन सक्रिय और मेहनती पुरुषों के लिए, जिन्हें भरोसेमंद घुटने चाहिए, एसीएल की कमी वाला घुटना धीरे धीरे खराब होता रहता है। हर बार जब घुटना जवाब देता है तो कार्टिलेज और मेनिस्कस को और नुकसान पहुंचता है। वो जोड़ जिसे 20 साल का युवा आराम समझता है, चुपचाप गठिया विकसित कर रहा है। मैं एसीएल सर्जरी के लिए काफी बूढ़ा हूँ, मैं 42 साल का हूँ। ये तो युवा खिलाड़ियों के लिए है। एसीएल पुनर्निर्माण के लिए उम्र मुख्य संकेतक नहीं है, मुख्य आपकी सक्रियता है। सर्जन का सवाल ये नहीं होता कि आपकी उम्र कितनी है, बल्कि ये होता है कि आपको अपने घुटने से क्या काम लेना है। एक 42 वर्षीय व्यक्ति जो वीकेंड पे क्रिकेट खेलता है, अपने बेटे की फुटबॉल टीम को कोच करता है, दौड़ता है, जिम जाता है या ऐसा शारीरिक काम करता है जिसमें बैठना और घुमाव शामिल है, वो अपने घुटने पर वही दबाव डालता है जो एक 24 वर्षीय व्यक्ति डालता है। सर्जरी का संकेत 30, 35 या 40 की उम्र में समाप्त नहीं हो जाता। सर्जरी से जुड़ी बातचीत को जो चीज बदलती है वो है पहले से मौजूद गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस की उपस्थिति। लेकिन ऐसे मामलों में जवाब होता है एक अधिक सूक्ष्म सर्जिकल योजना, न कि सर्जरी न करना। सर्जिकल विकल्प एसीएल और मेनिस्कस। एसीएल पुनर्निर्माण और मेनिस्कल सर्जरी लगभग हमेशा आर्थ्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है। इसका मतलब है काफी कम सर्जिकल ट्रॉमा, तेज रिकवरी और जोड़ का बेहतर दृश्य। एसीएल के लिए पुनर्निर्माण का मतलब है फटे हुए लिगामेंट को एक ग्राफ्ट से बदलना। हड्डी के आर पार एक नया टिश्यू टनल ड्रिल किया जाता है और ग्राफ्ट को उसमें से निकालकर दोनों सिरों पर सुरक्षित किया जाता है। यह अगले कुछ महीनों में जैविक रूप से एकीकृत होकर नया एसीएल बन जाता है। भारत में सबसे आम ग्राफ्ट विकल्प है हैमस्ट्रिंग ऑटोग्राफ्ट। मरीज के अपने हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों से लिए गए टेंडन एक छोटी अतिरिक्त चीरा लगाकर निकाले जाते हैं, फिर उन्हें मोड़कर और गूंथकर एक मजबूत मल्टी स्टैंड संरचना बनाई जाती है। ये मरीज की अपनी ऊतक होती है जो विश्वसनीय रूप से एकीकृत हो जाती है और इसमें अस्वीकृति का कोई जोखिम नहीं होता। पटेलर टेंडन ऑटोग्राफ्ट घुटने के सामने की टेंडन पट्टी और हड्डी के प्लग का विकल्प है, जो एथलीटों के लिए बेहतर है क्योंकि इससे हड्डी जल्दी जुड़ती है। इनमें से चुनाव गतिविधि, आवश्यकताओं, शारीरिक बनावट और सर्जन की विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं मेनिस्कस की। जब सर्जन जोड़ में प्रवेश करता है तो उसी ऑपरेशन में मेनिस्कस की जांच की जाती है। निर्णय दो विकल्पों पे आकर रुकता है, मरम्मत या आंशिक रिसेक्शन। पैटर्न और ऊतक की गुणवत्ता ठीक होने पर मरम्मत को प्राथमिकता दें। ठीक हुआ मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। युवाओं के बाहरी क्षेत्र में अचानक फटाव होने पर मरम्मत मुमकिन है और नतीजे शानदार रहते हैं। आंशिक रिसेक्शन या मेनिसेक्टोमी तब की जाती है जब फटाव भीतरी क्षेत्र में हो, जहां रक्त की आपूर्ति नहीं होती या जब ऊतक की गुणवत्ता खराब हो। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जितना संभव हो सके उतना संरक्षित करना। मेनिस्कस का हर ग्राम जो हटाया जाता है वो कार्टिलेज की सुरक्षा है, जिसकी जोड़ को 50 और 60 की उम्र में कमी महसूस होगी। इसी वजह से बकेट हैंडल स्टीयर एक सर्जिकल आपातकाल है। एक अनुभवी सर्जन अक्सर इसे ठीक कर सकता है अगर समय रहते ऊतक खराब होने से पहले इलाज किया जाए। रिकवरी और खेल में वापसी। सर्जरी अच्छी तरह से हुई। हर आदमी अगला सवाल यही पूछता है, मैं खेल में कब वापस जा सकता हूँ? ईमानदार जवाब है कि अचानक मोड़ और दिशा बदलने वाले खेलों में सुरक्षित वापसी के लिए 9 से 12 महीने लगते हैं। ये है वजह, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर परिणाम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। घुटने के अंदर लगाया गया ग्राफ्ट सर्जरी के दिन लिगामेंट नहीं होता। ये एक टेंडन होता है जिसे लिगामेंट के वातावरण में प्रत्यारोपित किया गया है। लिगामेंट बनने की प्रक्रिया में 9 से 12 महीने लगते हैं और सामान्य सोच के विपरीत ग्राफ्ट सर्जरी के लगभग 6 से 8 हफ्ते बाद सबसे कमजोर होता है। पहले दिन में 6-8 हफ्ते, 5 महीने में स्थिर लगने वाला घुटना अभी अपनी जैविक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। जो खिलाड़ी सूजन कम होने पर 4-5 महीने में खेल में लौटते हैं वे ऐसी गलती कर रहे हैं जिसे जैविक समर्थन नहीं मिल सकता। जो पुरुष 9 महीने से पहले खेल में लौटते हैं उनमें दोबारा फटने की दर काफी अधिक होती है और एक बार फिर से फटा और फिर से बनाया गया एस बड़ी EL पहली बार की तुलना में कई अधिक जटिल सर्जिकल समस्या। पुनर्वास केवल फिजियोथेरेपी विजिट्स के बीच आराम करना नहीं है, ये क्रमिक संरचित कार्यक्रम है जिसमें शुरुआती मूवमेंट से लेकर ताकत दोबारा बनाना और मांसपेशियों के समन्वय और नियंत्रण को फिर से हासिल करना शामिल है। खेल विशिष्ट व्यायामों तक, जिन्हें उसी समर्पण के साथ करना चाहिए जैसा आपने अपने खेल में किया था। सर्जन का काम ऑपरेशन थिएटर में खत्म हो जाता है। अगले 1 साल में जिम और फिजियो रूम में ही परिणाम तय होता है। अगर आपको हफ्तों या महीनों पहले वो झटका लगा था और आप मैदान पे लौटने का इंतजार कर रहे हैं तो MRI करवा लें। इसी हफ्ते, सीजन के बाद नहीं तब जब सूजन खत्म हो जाए। अभी अनजान एस बड़ी ईल टीयर के साथ गुजरने वाला हर हफ्ता भारी पड़ता है। ये संरचनाएं उसी कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती हैं जिसे उन्हें बचाना था। जो मेनिस्कस टिश्यू अभी ठीक हो सकता है वो 3 महीने बाद नहीं होगा। अगर आप जांच को लेकर उलझन में हैं तो PRA CTO पर विशेषज्ञ से सलाह लें। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए वे आपकी मदद करेंगे यह समझने में कि आपको इसे सिर्फ मॉनिटर करना है या तुरंत कार्रवाई करनी है। सही जांच करवाएं, कारण पता करें, इलाज करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूरतमंदों के साथ साझा करें।
प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर व्यवहारिक सलाह के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अपडेट मिलते रहें।